हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं इस फोर्थ लेक्चर के अंदर हमारे इस इवोल्यूशन चैप्टर को, जिससे हम आज पढ़ने वाले तीन मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे हार्डी-वेबर प्रिंसिपल के बारे में। सेकंड हम बात करेंगे द ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। थर्ड हमारा मेन टॉपिक आता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि होगा हमारा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। बहुत सारे क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन की ब्रेनियल कैपेसिटी पहले कितनी थी, अभी कितनी हो गई, पहले हमारे जो बॉडी पोस्चर था वो कैसा दिखता था, कैसे हमारे मंकी एप से हमारा जन्म हुआ, कैसे हम सीधे होकर खड़े चलने लगे। ठीक है, पहले मंकी तो झुक के चलते थे ना, तो कैसे इरेक्ट पोस्चर बना हमारा, उसको देखेंगे हम। कितनी क्रेनियल कैपेसिटी हमारे ह्यूमंस की थी, जो कि हमारे एप से हम कंपैरिजन करके देखेंगे। ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन की फर्स्ट सेलुलर लाइफ हमारी किस टाइम पे हमारे जनरेशन के अंदर आया, हमारे अर्थ के ऊपर कब जन्म हुआ, और सबसे रहस्य की बात कि डायनासोर का क्या हुआ, कहाँ डायनासोर आए और कहाँ चले गए अचानक से हमारे अर्थ के ऊपर से। ठीक है, कहाँ विलुप्त हो गए, उसके बारे में हम देखेंगे। कौन कौन से रीजन थे साइंटिस्ट ने दिए थे अपने आप को बताने के लिए कि डायनासोर हमने ऐसे ऐसे खोजे थे, पर अभी तक कोई वैलिड प्रूफ नहीं था, तो उसको प्रूफ का हम जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे हार्डी-वेबर प्रिंसिपल के बारे में, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं कि क्वेश्चन इससे आते हैं, बच्चे से बना नहीं पाते। डेफिनेशन लड़के चलने से कोई दिक्कत नहीं है, पर वहां जाके एग्जाम में भूल जाएंगे तो क्या फायदा। ठीक है, तो उसको मैं सॉल्व कराने की आपको कोशिश करूंगा। एक क्वेश्चन ही बना के देखेंगे हम हार्डी-वेबर प्रिंसिपल का। तो चलिए विदाउट कोई डिले आज का अमेजिंग लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक हार्डी-वेबर प्रिंसिपल से। किसने प्रपोज किया था? ये G.H. हार्डी सर ने क्या किया था, प्रपोज किया था। उन्होंने इसमें कुछ लॉस दिए थे, कुछ रूल्स दिए थे, तो उसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट रूल इज एलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सेकेंड रूल था उनका द जीन पूल टोटल जीन एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन रिमेन अ कांस्टेंट। थर्ड रूल था उनका सम टोटल ऑफ एलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। अब आपने तो बोला कि तीनों रूल तो हमने पढ़ लिए, पर समझ तो कुछ आया नहीं है। अधिकतर बच्चे यही यहाँ पे गलती करती है, वो समझने की कोशिश नहीं करते कि ये रूल्स कहना क्या चाहते हैं। हमेशा रट के चले जाते एग्जाम में और लिख के आ जाते हैं वहां पे। समझ तो कुछ आता है, जब क्वेश्चन आता तो बनते नहीं उनसे। तो आज हम क्या करेंगे, इन सब सेंटेंस से सारे रूल्स है उनको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, लेट्स एग्जांपल, या हमारा एक गांव है समझ लीजिए। ठीक है, छोटा सा विलेज है, उसके अंदर हमारे 100 लोग रहते हैं विलेज के अंदर। उसमें से हमारे 60 लोग क्या है, 60 की पॉपुलेशन में हमारे क्या है, वो टॉल हाइट के है। 40 की पॉपुलेशन क्या है, वो हमारी शॉर्ट हाइट की है। क्लियर? अगर हम दोनों का रेशियो निकालना चाहे हमारे टॉल और शॉर्ट पीपल्स का, तो कैसे निकालेंगे? 60/40 रेशियो निकालेंगे। हमेशा ऐसे ही करते हैं हम कि टॉल और शॉर्ट का हम रेशियो निकालने के लिए 60/40 लिखेंगे। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारा 3:2 का रेशियो आएगा। क्लियर? 0 0 यहाँ से कट जाएगा, 2 के टेबल से 3 टाइम्स में कटेगा, 2 के टेबल से 2 टाइम्स में कट जाएगा हमारा 4। 3:2 का हमारा रेशियो है किसका, फर्स्ट जनरेशन का। जब इनकी सेकेंड जनरेशन आएगी, जब इनसे कोई न्यू वंस प्रोड्यूस होगा, तो अगर एग्जांपल लेते हैं हम, तो 100 यहाँ पीपल थे, 60 और 40 का रेशियो था, उसमें हमारा किसका रेशियो है, मेन हमारा 3:2 का। जैसे हमारा सेकेंड जनरेशन आया, 100 वाले पीपल जो थे वो 200 में तब्दील हो गए। मतलब 100 पीपल से कुछ 200 पीपल्स वहां पे क्या हुआ, प्रोड्यूस हो गए विलेज के अंदर। विलेज भी हमारे सेम है, बस यहाँ पे लोगों की संख्या क्या बढ़ गई है, 100 से 200 हो गए। अब आप देखेंगे 100 वाले में क्या था कि 60 हमारे टॉल पीपल की पूरी संख्या थी, 40 हमारे शॉर्ट पीपल की संख्या थी। रेशियो आ रहा था 3:2 का। पर जब यहाँ पे 200 का पीपल का रेंज बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा रेशियो टॉल और शॉर्ट का कितना होगा। तो अब हमें पता नहीं है कि यहाँ पे कितने इंडिविजुअल टॉल हो गए, कितने इंडिविजुअल हमारे शॉर्ट होंगे। तो उसको निकालने के लिए हम सिंपल से यहाँ पे ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, जो हम मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन हमारी 3:2। कैसे कैसे इक्वेशन में हमारी 3x + 2x के रेशियो में कितने लोग हैं, यहाँ पे हमारे 200 लोग हैं। तो इनको जब हम प्लस करेंगे 3x + 2x कितना होगा, हमारा 5x होगा। 5x = 200। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए 5 को उसका डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, हमें x की वैल्यू 40 मिल जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 3x और 2x किस में, जब 3x इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 × 40 = 120, 2 × 40 = 80। तो अब देख सकते हैं 120 आया हमारा टॉल का नंबर और 80 आया हमारा शॉर्ट का नंबर। अगर हम इसको डिवाइड भी करते तो हमें क्या रेशियो मिलेगा, 3:2 ही मिलेगा। देख सकते हैं आप, अगर हम इसे 4 के रेशियो से काटेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स। तो हमारा ये लॉ बिल्कुल सही है हमारे किसका, हमारे हार्डी-वेबर प्रिंसिपल का, कि जब भी कुछ जनरेशन बाय जनरेशन भी ट्रांसफर होता है हमारा क्या, एलिलिक फ्रीक्वेंसीज, हमेशा जो रहेगा रेशियो उसका पॉपुलेशन का, वो स्टेबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर 3:2 हमारा फर्स्ट इसमें भी था, सेकंड वाले में भी 3:2 का ही आएगा। क्लियर? वैसे हमारा सेकंड वाला जीन पोल भी वही कहता है
कि यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे भी कांस्टेंट रेशियो रहेगा, 3:2 फर्स्ट का तो 3:2 सेकंड का भी रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं देखा जाएगा। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के जीन्स थे टॉल और शॉर्ट के अंदर, वही हमारे यंग वंस के अंदर भी आएंगे। शॉर्ट वाले पीपल का जो जीन था वही हमारे अगले जनरेशन के शॉर्ट पीपल में जाएंगे, टॉल वाले पीपल का जो जीन था वही हमारे सेकंड वाले जनरेशन के टॉल वाले पीपल में जाएंगे। तो जीन भी यहाँ पे क्या रहेगा, जीन पोल कांस्टेंट, और हमारा रेशियो क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रेशियो, वो भी कांस्टेंट। तीसरा वाला आता है हमारा सम टोटल ऑफ एलिक फ्रीक्वेंसी इज 1, उसको हम समझते हैं अगले वाली स्लाइड के ऊपर। अगर आपको यहाँ तक के दोनों पॉइंट्स और रूल समझ आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर कुछ डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप पूछ सकते हैं। तीसरा रूल क्या कहा था हमारे हार्डी सर ने, हमारे सम टोटल ऑफ एलिक फ्रीक्वेंसी इज 1, कि 1 कैसे आ सकता है हमारे एलिक फ्रीक्वेंसी। तो उन्होंने दो इक्वेशंस यहाँ पे दी थी। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी P + Q = 1। P का मतलब क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, और Q का मतलब था हमारा एक फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील। डोमिनेंट और रेसेसिव के बारे में हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ा हुआ है। अगर आपका वो लेक्चर छूट गया है, आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें डोमिनेंट और रेसेसिव बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। तो यहाँ पे हम वही इस्तेमाल करेंगे, P को हम इस्तेमाल करेंगे डोमिनेंट एलील के लिए, और Q को इस्तेमाल करेंगे हम रेसेसिव एलील के लिए। दूसरी इक्वेशन क्या थी उनकी, P = 2pq + q² = 1, मतलब कि दोनों इक्वेशन का हमारा कांस्टेंट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जबकि सेकंड वाले में उन्होंने p² को क्या लिया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, q² को क्या लिया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल, और 2pq को लिया था मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। अब देखते हैं हमारी दोनों इक्वेशन जो है वो कहां तक सही मानी जाती है। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी P + Q = 1 का। वापस आते हैं हमारे गांव वाले एग्जांपल के ऊपर, कि एक गांव में हमारे 100 पीपल रहते हैं, उसमें से 60 हमारे टॉल है और 40 हमारे शॉर्ट है। क्लियर। तो टॉल पीपल को हम डिनोट करेंगे हमारे कैपिटल T से, और स्मॉल पीपल को, शॉर्ट पीपल को डिनोट करेंगे हम स्मॉल t से। तो कैपिटल T आ जाएगा टॉल के लिए, जो कि हमारे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, हमारे एक इक्वेशन के हिसाब से आ जाएगा हमारा स्मॉल p। शॉर्ट पीपल को हम स्मॉल t से डिनोट करेंगे, जो कि इक्वेशन में आता है हमारा स्मॉल q। क्लियर। तो दोनों को जोड़ के हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जबकि अगर हम देखें इसको हमारे किसमें, एलिक फॉर्म के अंदर, तो आपने देखा होगा जब हम निकालते थे हमारे कुछ क्या पे क्रॉसिंग ओवर करते थे, आपने देखा होगा जब हम क्रॉसिंग ओवर करते थे हमारे जेनेटिक्स के अंदर, तो कैपिटल T कैपिटल दोनों जब सेम थे यहाँ पे, तो हमारे होमोजाइगस आते थे। ठीक है। तो होमोजाइगस क्या आ जाएगा, हमारा टॉल आ जाएगा। वैसे ही स्मॉल t हमारा आता था होमोजाइगस रेसेसिव, जो कि हमने क्या लिया यहाँ पे, होमोजाइगस शॉर्ट पीपल्स के लिए। और तीसरा आता था हमारा हेटेरोजाइगस, जिसके अंदर हमारा एक कैपिटल रहता था, एक हमारा स्मॉल रहता था, जिसमें हमारा डिनोट कौन करता था, जो हमारा डोमिनेंट रहेगा। तो डोमिनेंट इसमें क्या, हमारा कैपिटल T है, स्मॉल t के ऊपर डोमिनेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल T हमारा क्या, डोमिनेंट हो जाएगा हमारा टॉल पीपल्स के लिए। तो यहाँ पे आएगी हमारी हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्लियर। तो अगर हम इसको बनाना चाहे इक्वेशन को, तो कैसे बनाएंगे, P + Q = 1। अगर हमको देखना है स्टेटमेंट अगर कहां तक ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल से जितने हमारे टॉल इंडिविजुअल उसको डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ टॉल पीपल इन अ विलेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ विलेज। ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 60/100 हमारा आ जाएगा 0.6। ठीक है। स्मॉल q आ जाएगा हमारा शॉर्ट पीपल के लिए, जिसमें आएगा हमारा क्या, 40 हमारे शॉर्ट पीपल है, किसमें हमारे 100 हमारे पीपल पूरे विलेज के अंदर से 40 हमारे क्या है, शॉर्ट पीपल है। तो 40/100 करेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा 0.4। ठीक है। दोनों का हमारा क्या निकले, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकल गई एलील की। अब जब हम इसको 0.6 + 0.4 को प्लस करते हैं, तो वहां आता है हमारा कांस्टेंट 1। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्लियर हो गई। ठीक है। दूसरी वाली सेम हम वही करके देखेंगे। P हमने यहाँ पे निकाल लिया, क्या निकाला हमने, P 0.6 निकाला, Q क्या निकाला मैंने, 0.4 निकाला। इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करके देखते हैं वैल्यू किसके आंसर क्या आता है हमारा। तो 0.6 का स्क्वायर आ जाएगा, कि यहाँ पे P का स्क्वायर है। सेकंड क्या करेंगे हम, 2 × P × Q, तो यहाँ पे करेंगे हम 2 × 0.6 × 0.4 प्लस Q का स्क्वायर। Q का स्क्वायर मतलब क्या आएगा, Q का स्क्वायर हमारा 0.4 का स्क्वायर, तो 0.4 का स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट। जब हम पूरा इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तो 0.36 प्लस 0.48 प्लस 0.16 इक्वल्स टू 1। तो दोनों तरफ देखेंगे हमारा 1 ही आ रहा है, तो दोनों इक्वेशंस क्या हो गई यहाँ पे हमारी, सही हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी दोनों इक्वेशंस हुई हमारी हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम की। थर्ड रूल वो बिल्कुल यहाँ पे सही होता है कि सम ऑफ टोटल एलिक फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आएगी, हमेशा 1 ही आएगी। ठीक है। गांव का एग्जांपल हमने लिया था विलेज का यहाँ पे, तो वो भी हमारा क्या यहाँ पे ट्रू हुआ। एक बार फिर समझते हैं हम, एलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इट्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो फर्स्ट टाइम पे हमारे जनरेशन में आएगा हमारा एलिक फ्रीक्वेंसी, जो कि आएगा 3:2 का, वही हमारे सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में ट्रांसफर होते जाएगा 1 by 1 जनरेशन। उसमें क्या रहेगा, एलिक फ्रीक्वेंसी हमारी क्या रहेगी, पॉपुलेशन की बिल्कुल स्टेबल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। दूसरा रूल क्या था, द जीन पोल टोटल जीन एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट।
जो हमारे टॉल के अंदर जीन थे और जो हमारे शॉर्ट के अंदर जीन थे वही हमारे सेकेंड जनरेशन के अंदर आएंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेंगे। तीसरा हमारा था सम टोटल ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसीज 1, वो हमने देख लिया दोनों इक्वेशन से, जो कि थी हमारी p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 की, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 की। दोनों इक्वेशन दी हमारे हार्डी सर ने, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ट्रू देखी जा रही है हमारी, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का अगर हम देखते पूरा सॉल्व करके तो इक्वल्स टू हमारा कांस्टेंट 1 ही आ रहा है। आई होप कि आपको हार्डी वेबर प्रिंसिपल समझ आया होगा। अभी मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ आया है कि नहीं आया है, तो उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे वीडियो को पॉज करके। वेल एंड गुड, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो मतलब आपको हार्डी वेबर प्रिंसिपल समझ आ गया। पर अगर नहीं भी आता है तो मैं बताऊंगा आपको उसके बाद, पर पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चंस का आंसर देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, फिर वीडियो आगे प्ले करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी स्टेटमेंट के अंदर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हमारे हार्डी वेबर प्रिंसिपल आपको समझ आया है कि नहीं आया है। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। पर अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो कोई डरने की बात नहीं, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर आप सिर्फ पॉज करके वीडियो को देख लीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। क्या है हमारा क्वेश्चन, अ जीन लोकस हैज टू एलील A एंड स्मॉल a, if the frequency of dominant allele is A is 0.4, then the frequency of homozygous dominant and heterozygous and homozygous recessive individual in the population is। बताना है आपको आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो को पॉज करके। तो आइए इसे सॉल्व करते। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि हमें निकालना है फाइंड देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। यहाँ पे लिखा गया स्पेशली हमारे क्या इंडिविजुअल निकालने हमें। अगर एलील की बात पूछ जाएगी तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 फॉर एलील। एलील के लिए हमें सिंपल p और q को निकालना रहता है, पर जब इंडिविजुअल की बात होगी वो भी होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और हमारा क्या रिसीवर डोमिनेंट, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेगा, ना कि इस वाली एलील का, ठीक है। अगर हमको स्पेसिफिक करके पूछता है कि एलील हमारा p और q का क्या पता है तो ही हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट वाली, नहीं तो जब हम इंडिविजुअल पूछेगा तो हम सेकंड वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को, तो हमें होमोजाइगस डोमिनेंट क्या लेंगे, हम यहाँ पे कैपिटल A के लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा होमोजाइगस कैपिटल A है। होमोजाइगस रिसेसिव को लेंगे हम क्या, स्मॉल a, ठीक है। उस वाली इक्वेशन में क्या लेते थे हम, होमोजाइगस लेते थे हमारे डोमिनेंट p को, स्मॉल p को, और होमोजाइगस रिसेसिव लेते थे हम किसे, स्मॉल q को। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के बारे में पूछा है मैं यहाँ पे देखिए तीसरे बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2pq, जबकि इस इक्वेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 2 के साथ हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट कौन सा, कैपिटल A, और होमोजाइगस रिसेसिव कौन सा हमारा, स्मॉल a। तो ये बन जाएगा हमारा 2 कैपिटल A स्मॉल a। क्लियर हुई यहाँ तक बात। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करने के लिए इसकी वैल्यूज निकालेंगे। हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया, सिर्फ हमें कैपिटल A की वैल्यू दी है हमारी 0.4, ठीक है। तो हमें 0.4 बस वैल्यू दी हुई है हमारी कौन सी, कैपिटल A हमारी किसकी, होमोजाइगस डोमिनेंट की। हमें चाहिए होमोजाइगस रिसेसिव, तभी तो हम हेटेरोजाइगस में निकालेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट हमारे A की वैल्यू को हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर हमारे एलील वाले में। तो हम जब पुट करेंगे क्या मिलेगा, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 की कांस्टेंट हमारी इक्वेशन रहती है। तो इसमें जब हम p की वैल्यू मतलब a कैपिटल A की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 0.4 और प्लस करेंगे q से इक्वल्स टू 1, तो जब क्या करेंगे इसको हमें भेज देंगे 1 के पास, माइनस करेंगे तो हमारे क्या आएगा 0.6। तो निकल गई हमारी q की वैल्यू यहाँ पे 0.6। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी वैल्यू निकलने के बाद q और p की हम इसको मेन इक्वेशन जो हमारी फॉर इंडिविजुअल्स है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स के लिए, उसके अंदर पुट करेंगे। तो क्या करेंगे, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट, पुट द वैल्यूज। तो यहाँ क्या करेंगे, p स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे किसकी, 0.4 स्क्वायर की वैल्यू, प्लस 2 इंटू 0.4 जो कि हमारे कैपिटल A की वैल्यू थी, 0.6 जो कि हमारे q की वैल्यू और हमारे स्मॉल a की वैल्यू रहेगी, और प्लस करेंगे 0.6 स्क्वायर जो कि हमारी किसकी रहेगी, q स्क्वायर, और हमारी किसकी, स्मॉल a की वैल्यू। इसको इक्वल करेंगे हमारे 1 के। जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल की वैल्यू मिलेगी 0.16 प्लस 0.48 वैल्यू मिलेगी हमारी किसकी, हेटेरोजाइगस कैपिटल A स्मॉल a की। तीसरा में मिलेगा 0.36 हमारी किसकी, होमोजाइगस रिसेसिव की किसकी, स्मॉल a की। तो ये आ जाएगा हमारा कांस्टेंट 1। अगर इसको हम पूरा प्लस करके देखते हैं तो हमारा 1 ही आ रहा है कांस्टेंट में, ठीक है। मतलब हमारी वैल्यूज क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपको ऑप्शंस में कौन सा दिख रहा है, 0.116 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, 16 आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारा कट गया। दूसरा क्या मिल रहा है हमारे, कैपिटल A स्मॉल a, तो यहाँ आ जाएगा हमारा हेटेरोजाइगस, क्या दिया है 0.48। 0.48 हमें सिर्फ यही पे दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। आई होप कि अगर ये सबको समझ आया होगा हमारा हार्डी वेबर प्रिंसिपल का इक्वेशन और हमारे एक क्वेश्चन।
अगर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके फ्रेंड को अगर कुछ समझ यहाँ पे नहीं आता है, कुछ डाउट है आपको इस टॉपिक के अंदर आपके फ्रेंड को, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलते हैं हमारे कुछ फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में हमारे हार्डी वेबर प्रिंसिपल के अंदर, क्योंकि अब तो आप कर चुके होंगे ना इसको, क्वेश्चन को अब तो आपको समझ आ गया होगा। बोर्ड में भी आएगा, फिर नीट में भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है हार्डी वेबर प्रिंसिपल का तो आप उसे आराम से कर सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि हार्डी वेबर प्रिंसिपल कुछ फैक्टर अफेक्टिंग है, उसको पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखते हैं हमारे फैक्टर अफेक्टिंग हमारे हार्डी वेबर प्रिंसिपल्स के। 5 फैक्टर अफेक्टिंग थे हमारे हार्डी वेबर प्रिंसिपल के। फर्स्ट था हमारा जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। क्या होता है ये? न्यू जीन और अलील आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन, मतलब कि समझ लीजिए वही गांव वाला एग्जांपल कि हमारे कुछ यहाँ पे लोग रहते थे, जनरेशन बाय जनरेशन वो चेंज होते गया, कुछ हैबिटेट चेंज हुआ तो वो इस एरिया को छोड़ के किसी और हैबिटेट के अंदर चले गए, कहीं और नहीं अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने लगे दूसरे लोगों के साथ। तो क्या हुआ, वहां के उनके जो जीन थे उनकी बॉडी के अंदर किसी और जगह पर जब वहां पे गए तो उनके अलील और जीन किसी और के साथ मिक्स हुए, मतलब शादी हुई, तो वहां पे क्या हुआ, कुछ वेरिएशन पैदा हुआ। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जीन माइग्रेशन। मतलब जीन क्या हुआ, यहाँ से एक जनरेशन से मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से माइग्रेट हो गए, माइग्रेशन हो गया दूसरी जगह पर, तो उस टाइम को हम कहते हैं जीन माइग्रेशन। वैसे ही अगर when gene migration occur many times is called as gene flow, अगर बार बार इसी तरह का जीन फ्लो होते रहे, हमारे माइग्रेट होते रहे, तो उस टाइम को हम कहते हैं जीन फ्लो। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट, चेंज द फ्रीक्वेंसी बाय चांस। अगर बाय चांस अगर कोई इंसान जो है उसका चेंज हो गया हमारा जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्लियर? कि जेनेटिक फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वो थोड़ी गड़बड़ा गई है, फिर कुछ चेंज आ गया उसके अंदर बाय चांस, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तीसरा आता है हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट इन न्यू फिनोटाइप। मतलब कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। हमने इसके बारे में और इससे पढ़ा हमारे जेनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर, जो कि था हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारे जेनेटिक्स का, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर। उसमें हमने रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, मतलब कुछ हमारे कुछ नई चेंजेस देखने को मिली थी, म्यूटेशन होता है हमारे रिकॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, तो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, अगर कुछ गैमेटोजेनेसिस के बनने के टाइम पे या फिर कुछ डीएनए के सीक्वेंस की जीन के अंदर कुछ यहाँ पे कुछ मतलब चेंज हो गया या फिर कुछ वेरिएशन देखने को मिला, कुछ जीन का इधर उधर प्लेसमेंट हो गया या फिर कुछ अलील है वो चेंज हो गए, तो इससे क्या मिलेगा, हमें रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट में मिलता है इससे, जिससे हमें क्या मिलेगा, एक न्यू फिनोटाइप देखने को मिलेगा। आप देखे थे ना बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, हम देखेंगे आगे जाकर कि कुछ छोटा सा जीन को चेंज करने के लिए ना पूरा पूरा फिनोटाइप चेंज हो जाता है इंसान का, उसको हम देखेंगे आगे बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के अंदर। अभी से आपको ये याद रखना है कि जेनेटिक मेकअप के अंदर या फिर डीएनए के मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हम थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करते हैं ना, तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक न्यू वेरिएशन, एक नया रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है वेरिएशन के चक्कर में। तो वो आ जाएगा हमारा न्यू फिनोटाइप, किसके अंदर, हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आई होप कि आपको समझ आएगा हमारा तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग हमारा हार्डी वेबर प्रिंसिपल का। चौथा आता है हमारा म्यूटेशन, ये तो सब जानते हैं, फैमिलियर इसके साथ। तो हम एडवांटेजेस म्यूटेशन लीड टू न्यू फिनोटाइप एंड ओवर फ्यू जनरेशन रिजल्ट इन स्पेसिएशन। ज्यादा म्यूटेशन हमें कब देखने को मिलता है, जब कुछ यहाँ पे वेरिएशन आ जाए, कुछ चेंज आ जाए जेनेटिक मेकअप के अंदर, तो उससे हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है। कभी कभी इन्वायरमेंटल कंडीशंस में इसमें होती है, हमारी यूवी रेस, एक्स रेस, या फिर कुछ कुछ हमारे फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हमें क्या मिलता है, हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है हमारे न्यू फिनोटाइप्स के अंदर भी। क्लियर? ओवर फ्यू जनरेशन रिजल्ट इन स्पेसिएशन, अगर बार बार ऐसे म्यूटेशन होते रहे तो कुछ जनरेशन बाय जनरेशन के बाद हम इसे टर्म दे देते हैं नाम स्पेसिएशन का, हमारे म्यूटेशन को। पांचवा रूल आता है हमारा नेचुरल सिलेक्शन का। नेचर सेलेक्ट द बेस्ट, नेचर खुद ब खुद सेलेक्ट करती है। हमने देखा था नेचुरल सिलेक्शन के अंदर, डार्विन फिंच का बेस्ट एग्जांपल था उसमें, कि नेचर खुद ब खुद सेलेक्ट करती है कि ये इस ऑर्गेनिज्म को मैं यहाँ पे रखूंगी हमारे अर्थ के ऊपर, ताकि इनसे जो अगला ह्यूमंस आने वाला है, जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, वो इस सारे जो पढ़ाओ यहाँ पे मुश्किल इनको आ रही है वो उसको ना झेलनी पड़े। जो भी इंसान या फिर कोई ऑर्गेनिज्म हो गया, बर्ड हो गया, इंसेक्ट हो गया, एनिमल हो गया, ये सारी कठिनाइयों को तोड़कर अगले जनरेशन में मूव कर जाते हैं। उनके जीन और एलील कितने अच्छे होंगे सोचिए आप। नेचर खुद ब खुद सेलेक्ट करती है कि मैं इस वाले ऑर्गेनिज्म को अगले जनरेशन में भेजना चाहती हूँ, अगर ये सर्वाइव कर गया रिप्रोडक्टिवली, नेचर से, एनवायरमेंट से, हैबिटाट से, उसके हैबिट से, उनके सराउंडिंग एरिया से, उनके प्रेडेटर से, उनके पूरा जितना भी चीजें वहां पे रहेगी उससे अगर वो सर्वाइव कर जाता है तो नेचर उसको सेलेक्ट करती है कि तुम अगले जनरेशन में जाने योग्य हो। ठीक है, नेचर खुद ब खुद बेस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करती है। ये होता है हमारे पांचों फैक्टर अफेक्टिंग प्रिंसिपल्स हमारे हार्डी वेबर के। आई होप कि आपको हार्डी वेबर प्रिंसिपल बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने आपको हर एक तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको डाउट रहता है कहीं इस टॉपिक के अंदर तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुले रहेगा, आप लिख सकते हैं उसके अंदर। अगर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है, सेशन आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। अब हम जानेंगे कि ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है।
फर्स्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो हमने देख लिया कहाँ से आता है। उसके बाद लाइफ कैसे अराइज हुई, उसके बाद हम देखेंगे इवोल्यूशन हमारे मैन का, कि मैन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मैन का एक सिंगल शेड्यूल लाइफ से इतना बड़ा ह्यूमन कैसे बन गया, उसको हम देखते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। पर उससे पहले हम जानेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। लास्ट टाइम में मैंने लेक्चर्स के अंदर आपको ये बात बताई है कि जो भी यहाँ पे ब्लू कलर के अलावा डिफरेंट कलर से लिखी जाएगी, हेडिंग हो गया, सब हेडिंग हो गया, कुछ ईयर हो गया, मंथ हो गया, किस चीज का नाम हो गया, तो वो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए हैं और हमारे फ्यूचर के एग्जाम में भी आ सकते हैं। वन वर्ड हो गया या फिर कोई थ्योरी क्वेश्चंस हो गया, तो आप उस चीज को डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा, वो क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अबाउट 200 मिलियन ईयर एगो, 200 मिलियन ईयर के पहले क्या हुआ, फर्स्ट सेलुलर ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। फर्स्ट सेलुलर हमारी लाइफ जो थी ना, सिंगल सेल से हमारी लाइफ अपीयर्ड हुई हमारे अर्थ के ऊपर। उसके अंदर इतनी एबिलिटी थी, हैव एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, कि वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज कर सके, उसके अंदर इतनी एबिलिटी थी, ठीक है। स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टीसेलुलर इन लाइफ फॉर्म। धीरे धीरे क्या हुआ, सिंगल ऑर्गेनिज्म और बढ़ते गए, उससे क्या हुआ, कंबाइन होकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ, मल्टीसेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर एगो, अब 200 मिलियन ईयर चला गया, ठीक है। बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर एगो, 500 मिलियन ईयर एगो के बाद क्या हुआ, इंटरवर्टिब्रेट्स वेयर फॉर्म्ड एंड एक्टिव। इंटरवर्टिब्रेट्स जो हमारी जमीन पे चलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, फॉर्म हुए और वो एक्टिवली काम करने लगे हमारे अर्थ के ऊपर, फॉर्म होके अर्थ के ऊपर यहाँ वहां घूमने लगे हमारे पानी के अंदर। जावलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड 350 मिलियन ईयर एगो। जो हमारी जावलेस फिश रहती है ना, मतलब कि जाव मतलब हो गया हमारा जो मुंह रहता है, उसमें जाव रहता है ना, वो हमारे फिशेस के अंदर नहीं था। तो ऐसे फिशेस कब इवॉल्व हुई हमारी, अराउंड 350 मिलियन ईयर एगो, 350 मिलियन ईयर एगो बाद क्या हुई, इवॉल्व हुई हमारी जावलेस फिशेस। Seaweeds and few plant existed probably around 320 million year ago. Seaweeds क्या होता है, जो हमारे समुद्र के अंदर या फिर कोई सीज के अंदर क्या हुए, उगे। वैसे पेड़ पौधे जो थे वो कब इवॉल्व हुए, हमारे few plants existed probably around 320 million year ago. 320 मिलियन ईयर एगो के बाद क्या हुआ, कुछ सीवीड्स और कुछ प्लांट हमारे सतह पर उगने लगे, हमारे किसके, ओशियन हो गया, सी हो गया, या फिर अर्थ के फॉर्मेशन के बाद। फिर क्या हुआ, फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। एक हमारी फिशेस थी, वो क्या करी, स्टाउट और स्ट्रॉन्ग फिन, जो उनके पास ताकतवर फिन्स थे, उसकी वजह से क्या हुआ, छलांग मारी हमारी किसके ऊपर, लैंड के ऊपर। कुछ समय तक वहां पे लैंड पे वो रहे और उसके बाद वापस चले गई पानी के अंदर, ठीक है। दिस एनिमल नोन एज लोफिन, उसका नाम था हमारा लोफिन्स। क्वेश्चन आता है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा था जो हमारे पानी से निकलकर लैंड पे गया था, तो उसका आंसर हमारा लोफिन्स। इवॉल्व इनटू फर्स्ट एम्फीबियन। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, एम्फी मतलब बोथ, बियंस मतलब पानी और लैंड दोनों पर रह सके, वो थी हमारी फर्स्ट लोफिन्स, जो कि इवॉल्व हुई थी किससे, हमारे फिशेस से। फिशेस से हमारे एम्फीबियंस इवॉल्व हुए, क्लियर। इवॉल्व इनटू फर्स्ट एम्फीबियन दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, वो लैंड और वाटर दोनों में रह सकती थी हमारी कौन सी, लोफिन्स। In 1938, a fish caught in South Africa happened to be Coleocan, which was thought to be extincted. हमारी एक्सटिंक्ट फिश जिसका नाम था हमारे कोलियोकैन, साउथ अफ्रीका के अंदर 1938 में वो पाई गई हमारे समुद्र में, ठीक है। एम्फीबियन देन इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स। यहाँ जो हमारे लोफिन्स थी ना, एम्फीबियंस हमारी फर्स्ट एम्फीबियन जो हमारी पानी और हमारे क्या लैंड के ऊपर दोनों जगह पे रह सकती थी, उससे हमारे रेप्टाइल्स का जन्म हुआ। मतलब कि पहले हमारे फिशेस थी, फिशेस से एम्फीबियंस का जन्म हुआ। एम्फीबियन जो हमारे लैंड और वाटर दोनों पे रहते थे, उसके बाद हमारे रेप्टाइल्स का जन्म, मतलब रेंगने वाले जीव जंतु हो, ठीक है, उसके बाद जन्म हुआ हमारे रेप्टाइल्स का। लोफिन्स आर द कॉमन एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सैलेमेंडर। जो हमारी लोफिन्स थी ना, जो फिश से इवॉल्व हुए थे हमारे एम्फीबियंस, वो हमारे कॉमन एंसेस्टर है हमारे किसके, फ्रॉग और सैलेमेंडर के। फ्रॉग जो हमारे आज देखते हैं ना मेंढक, वो उनके पूर्वज कौन है हमारे यहाँ पे, कौन, लोफिन्स है, क्लियर। और सैलेमेंडर भी हमारे बिल्कुल रेप्टाइल्स की तरह ही दिखता है, जो कि एम्फीबियंस की कैटेगरी के अंदर ही आती है। मतलब एम्फीबियंस और रेप्टाइल दोनों कैरेक्टर्स में होते हैं, जो कि हमारे पानी और लैंड पे भी रह सकते हैं और रेंग की भी चलता है, ठीक है। तो सैलेमेंडर के हो गया, फ्रॉग के हो गया, तो इनके हमारे क्या है, एंसेस्टर हमारे लोफिन्स है। हमारे एम्फीबियंस इवॉल्व हुए हमारे रेप्टाइल्स से। दे ले थिक शेल्ड एग व्हिच डू नॉट ड्राई अप इन द सन। तो जो हमारे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस थे, वो हमारे थिक शेल्ड एग को क्या कर ले करने लग गए, जो कि हमारे ड्राई नहीं होता था सन के अंदर। जो उनके ऊपर की सर्वस थी ना, बहुत ज्यादा कड़क थी, मतलब बहुत मोटी थी, तो हमारे सन के अंदर ड्राई नहीं हो पाते थे। Some of the land reptile were back into water to evolve into fish-like reptile. कुछ हमारे लैंड रेप्टाइल जो थे वापस पानी के अंदर चले गए और वो इवॉल्व हो गए हमारे फिश लाइक रेप्टाइल्स के अंदर। कोई रेप्टाइल्स थे हमारे जो लैंड पे रहते थे, वो चले गए वाटर के अंदर वापस, उससे बन गए हमारे फिश लाइक रेप्टाइल्स। फिश लाइक रेप्टाइल मतलब कैसे, आगे जाकर किसका जन्म होगा, यहाँ पे टर्टल, टोर्टाइस और हमारे क्रोकोडाइल का जन्म होगा।
प्रोबेबली अराउंड 200 मिलियन ईयर एगो, 200 मिलियन ईयर एगो के बाद ये सब चीजें हुई हमारे साथ। उसका बेस्ट एग्जांपल आता है हमारा एग्जांपल आइक्योसॉरस, हमारा इसका आता है किसका, जो कि हमारे लैंड रेप्टाइल थे, वो हमारे फिशेस के रूप में चले गए फिश लाइक रेप्टाइल्स के लिए। कब, हमारा 200 मिलियन ईयर एगो। उसका एग्जांपल आता है हमारा किसका, इथियोसॉरस का एग्जांपल आता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया। एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं। 200 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ, फर्स्ट सेलुलर लाइफ हमारी फॉर्म हुई। ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि हमारे अपीयर कर सकते थे प्रोबेबली और रिलीज कर सकते थे क्या, ऑक्सीजन गैस को। उसके बाद स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हमारे मल्टीसेलर फॉर्म करने लगे। 500 मिलियन ईयर के बाद क्या हुआ, इन्वर्ट्रीब्रेट्स फॉर्म हुए और वो एक्टिवली हो गए हमारे वाटर के अंदर। जाओलेस फिशेस हमारी इवॉल्व हुई कब, 350 मिलियन ईयर एगो के बाद। सीवीड्स जो हमारे खरपतवार थे हमारे समुद्र तल के ऊपर उगने लगे कब, हमारे 320 मिलियन ईयर एगो के बाद। फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग, जो हमारी फिश थी वो हमारी स्ट्रॉन्ग फिन्स की, वो लैंड के ऊपर आ गई, कुछ समय तक वहां पे रही, कुछ सालों तक रही, उसके बाद वापस चली गई पानी के अंदर। तो फर्स्ट जो हमारा एनिमल था जो हमारे लैंड के ऊपर आया था फिश के रूप में, वो थे हमारी लोफिश, जो कि फर्स्ट हमारी एम्फीबियन थी। एम्फीबियन हमारे पानी और हमारे कहते लैंड के ऊपर रह सकते हैं। हमारा फर्स्ट एम्फीबियन कौन था, लोफिन्स थी। 1938 के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर हमारी कोलियोकैन नाम की फिश जो है वो पकड़ी गई कब, जबकि वो एक्सटेंड हो सकी थी, पर हमें उस टाइम साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिली कब, 1938 के अंदर। एम्फीबियन जो कि हमारे रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए क्योंकि वो रेंगने लगे थे। ठीक है, अब फिन्स तो थी हमारे फिशेस के पास, तो वहां पे तो लैंड पे रह सकती थी, पानी में भी रह सकती थी, तो उस टाइम पैर उतने अडेप्टेड नहीं थे उनके, तो वो रेंगने चालू कर देते, मतलब उससे रेप्टाइल्स का जन्म हो गया आगे जाके। लोफिन्स जो थी हमारी कॉमन एंसेस्टर मानी जाती, जो हमारी फर्स्ट एम्फीबियन थी ना लोफिन्स, वो हमारी अब के जनरेशन की कॉमन एंसेस्टर मानी जाती है किसकी, फ्रॉग और हमारे सैलेमेंडर की। जो हमारे एम्फीबियंस और रेप्टाइल थे उन्होंने हमारा क्या किया, ले थिक शेल्ड एग, वो एक थिक शेल के एग को क्या करने, ले करने लग गए, जो कि सन के अंदर ड्राई नहीं हो सकता था, मतलब बहुत मोटी उनकी परत थी उनके एग्स की। सम ऑफ द लैंड रेप्टाइल वेंट टू बैक इनटू द वाटर एंड इन्वॉल्व इनटू फिश टू रेप्टाइल्स। कुछ ऐसे हमारे लैंड रेप्टाइल्स जो हमारे लैंड पे भी रहते थे, पर उन्हें उनका माहौल वहां पे हैबिटेट अच्छा नहीं लगा, तो वापस चले गए पानी के अंदर, जो कि फिशेस से इवॉल्व होते हमारे एम्फीबियंस बने, एम्फीबियंस से रेप्टाइल बने। रेप्टाइल जो हमारे लैंड पे रहते थे उन्हें हैबिटेट अच्छा नहीं लगा, तो वापस चले गए पानी के अंदर। उससे हमारे आगे जनरेशन के बाद किसका जन्म हुआ, हमारा क्रोकोडाइल्स का। वो भी तो रेंगने वाला क्रोकोडाइल हमारे रेप्टाइल्स के अंदर ही आता है ना, 200 मिलियन ईयर एग के बाद। ठीक है, उसका एग्जांपल आता है हमारा इक्थियोसॉरस का। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया होगा आई थिंक। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं हमारे ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन के अंदर। अगर आपको अभी तक सेशन में मजा आ रहा है तो लाइक कीजिएगा सेशन को। आगे बढ़ते हैं हमारे ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन के अंदर। Some of this land reptile were of course the dinosaur, the biggest of them, that is Tyrannosaurus rex, was about 20 feet in height and huge fearsome dagger-like creatures. मतलब कि क्या हुआ, कुछ तो हमारे क्या हुए पानी में चले गए क्योंकि उनको हैबिटेट वहां का पसंद नहीं है, पर कुछ ऐसे रेप्टाइल्स है जो आगे डेवलप करते जाए इवोल्यूशन के साथ साथ उनका क्या हुआ, विकास हुआ, कुछ ना कुछ जनरेशन बाय जनरेशन चेंज हुआ, हैबिटेट में कुछ चेंज हुआ, तो अपने आप को उन्होंने क्या उस माहौल में ढाला, हैबिटेट में ढाला। तो कुछ जो हमारे लैंड रेप्टाइल थे ना वो ऑफ कोर्स हमारे डायनासोर्स के अंदर इवॉल्व हो गए, मतलब रेप्टाइल से हमारे डायनासोर्स का जन्म हुआ आगे जाके। ठीक है, उसमें सबसे खतरनाक और सबसे बिगेस्ट डायनासोर हमारा कौन सा था, टिरानोसॉरस रेक्स, जो कि 20 फीट इन हाइट का था, जिसके डैगर लाइक हमारे क्या थे, तीत थे, बहुत बड़े बड़े भयानक दांत थे हमारे टिरानोसॉरस रेक्स के। पर कुछ समय बाद क्या हुआ, अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो, 65 मिलियन ईयर एगो के बाद क्या हुआ, द डायनासोर सडनली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ। अचानक से डायनासोर खत्म हो गया हमारे अर्थ से 65 मिलियन ईयर के बाद। अभी तक कि ये पता नहीं चल पाया है, वैलिड प्रूफ अभी तक किसी साइंटिस्ट ने, किसी हमारे आर्थियोलॉजिस्ट ने ये नहीं बता पाया है, पैलेंथोलॉजिस्ट ने नहीं बता पाया है कि डायनासोर आखिरकार खत्म क्यों हुए, क्यों अचानक से पूरी धरती से वो गायब हो गए, क्या कारण था। कुछ हमारे क्या है रीजन लिखे मैंने यहाँ पे, द रीजन फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ डायनासोर इज अननोन। अभी तक नहीं पता चला कि डायनासोर हमारे अर्थ से गए कैसे, क्या हुआ था उस टाइम, कौन सा प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर कौन सा डेंजर आ गया था हमारे अर्थ के ऊपर। यहाँ पढ़ते हैं कुछ रीजंस के बारे में हमारे डायनासोर्स के। तो कुछ ऐसे कहते हैं हमारे डायनासोर्स के टाइम पे हमारे साइंटिस्ट कि उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि एक बड़ा सा कॉमेट था हमारा, बहुत छोटे साइज का था, बड़ा नहीं बहुत छोटे साइज का कॉमेट था, स्पेस में कहीं घूम रहा था, अचानक से ग्रेविटी मिली और अर्थ की तरफ खींचा चला आया। तो अर्थ की जैसे एटमॉस्फेयर में घुसा ना, हमारे एनवायरमेंट के अंदर घुसा अर्थ के, तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसका साइज धीरे धीरे बढ़ गया। ठीक है, जैसे उसे अर्थ के अंदर घुसा तो उसका साइज और रेंज धीरे धीरे बढ़ने लगे, एकदम स्पीड से आया। तो क्या हुआ उससे, तो उसकी रोशनी इतनी खतरनाक, एकदम सोलर रेडिएशन से भी ज्यादा, हमारे सन की रेस से भी ज्यादा, तो जितने भी डायनासोर्स थे हमारे अर्थ के ऊपर सारे अंधे हो गए, ब्लाइंड हो गए। उन्हें तो पता चल गया था कि हम बचने वाले तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, हम तो मरेंगे ही मरेंगे, क्योंकि पता था कॉमेट आ गए मतलब तो हम पक्का जाएंगे। ठीक है, हुआ क्या उसके बाद, जैसे ही हमारा कॉमेट टकराया हमारे अर्थ के ऊपर, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, पूरा समुद्र का समुद्र, पूरा अर्थ पूरा
क्या वो पूरा तुथल बुथल हो गया, हर तरफ एकदम पूरा पानी पानी, पूरा आग ही आग, जल ही जल, पूरा हर तरफ चला गया, पूरा तहस नहस हो गया था हर तरफ। पर इसके अंदर भी अगर कोई एनिमल हो गया, फिर छोटा सा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी अगर बच गया होगा ना, वही हमारा आगे जाके मैमल्स में तब्दील हुआ। उसको पढ़ेंगे हम ओरिजिन ऑफ मैन के अंदर इवोल्यूशन के, जो कि लास्ट टॉपिक होगा हमारे इस चैप्टर का, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या रीजन बताया था हमारे साइंटिस्ट जो उस टाइम पे थे, उस टाइम पे देखा था, उन्होंने डिस्कवरी की थी द रीजन ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ डायनासोर इज अननोन। पर तो यहाँ पे 2 रीजन दिए थे उन्होंने, बट सम से क्लाइमेटिक कंडीशन किल्ड देम, कुछ ने से कहा था क्लाइमेटिक कंडीशन वहां पसंद नहीं आया उन्हें, इसलिए शायद वो मर गए। ठीक है, ज्यादा गर्मी या ठंडी थी, या फिर बहुत बारिश, या फिर ज्वाला ही ज्वाला था, हर तरफ वॉल्केनोस थे, इसलिए शायद डायनासोर यहाँ पे डिसअपियरेंस हो गया। साइंटिस्ट ने यहाँ पे 2 रीजन दिए, उसको हम देखते हैं। बट सम से क्लाइमेटिक कंडीशन किल्ड देम, कुछ ऐसे कहते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन उनकी अच्छी नहीं थी, तो बहुत ज्यादा ह्यूज वहां पे क्या था, गर्मी थी या ठंडी थी, ज्वाला ज्वाला हर तरफ वॉल्केनो क्या था, फूट रहे थे। ठीक है, धरती के अंदर भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन नहीं रह पा रहा था, तो उस टाइम पे कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन का शायद डायनासोर जो है वो मर गए होंगे। ठीक है, सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू बर्ड्स, कुछ हमारे साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि जो हमारे कुछ डायनासोर थे वो इवॉल्व हो गए हमारे बर्ड्स के अंदर, जो हमारी बर्ड्स घूमती ना आसपास हमारे कहते अर्थ के ऊपर अभी फिलहाल, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डायनासोर क्या वो इवॉल्व हो गए, पर कुछ हमारे मर गए हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण, रिप्रोडक्टिवली शायद वो कमजोर थे। ठीक है, रिप्रोड्यूस जल्दी कर नहीं पा रहे थे हमारे न्यू वंश को, तो इसलिए शायद वहां पर उनका जनरेशन खत्म हो गया। पर कुछ साइंटिस्ट का ऐसा माना कि कॉमेट आया था हमारे अर्थ के ऊपर, जो कि पूरा तहस नहस करके चला गया। इन सब से भी क्या हुआ, जो बच के निकल गया ना, वो हमारे क्या हुआ, मैमल्स बने। क्लियर? तो यहाँ पे होता है हमारा क्या, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन की छोटी सी टॉपिक कंप्लीट। इसका रहता है हमारा मैमल्स का जनरेशन चालू। ठीक है, मैमल्स वेयर लाइक अ श्रू, एक छोटा सा श्रू लाइक क्या थे हमारे मैमल्स थे, मतलब तो इतने बड़े बड़े हम खड़े ना भी, धरती के ऊपर इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं, उससे सबसे एक छोटे से श्रू से क्या हुआ हमारे यहाँ पे शुरुआत हुआ, जन्म हुआ। कि डायनासोर का जब युग खत्म हुआ, सब टेम्परेचर नॉर्मल हमारे अर्थ के ऊपर, तो इसमें से भी जो हमारा बच गया था, जो हमारा मैमल था, जो भी सिंगल सा हमारा ऑर्गेनिज्म था, वो आगे डेवलप हुआ और मैमल का फॉर्मेशन किया। उसका साइज हमारा क्या था, श्रू लाइक था, बहुत छोटा सा श्रू लाइक हमारे क्या था, मैमल्स थे। मैमल वेयर विविपेरस एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग वंस इनसाइड द मदर्स बॉडी, जो हमारे मैमल्स होते हैं वो हमारे विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि हमारे यंग वंस को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं मदर की बॉडी के अंदर, मतलब यूट्रस के अंदर क्या रहता है, हमारा न्यू वंस रहता है हमारी मदर की बॉडी में। मोस्ट ऑफ सक्सेसफुल स्टोरी इज द इवोल्यूशन ऑफ मैन विद लैंग्वेज स्किल, सबसे बेस्ट में भी यही माना जाता है कि सबने सक्सेसफुल स्टोरी ना इवोल्यूशन की, सबसे बेस्ट हमारा ये है कि हम लैंग्वेज स्किल्स सीख गए, कि भाषा अभी तक हम लोग को पता नहीं चली कि वो आई कहाँ से। अब भी देखने जो छोटा सा बच्चा रहता है, उनकी भाषा समझ नहीं आती किसी को मम्मी के अलावा, तो वैसी हमारी भाषा थी पहले के टाइम पे। पहले आदिवासी जो रहते थे, आदिमानव लोग, उसके पहले भी और एंसेस्टर थे हमारे, तो उससे चलते चलते हमारे ह्यूमन के अंदर लैंग्वेज स्किल का डेवलपमेंट हुआ। हमें पता ही नहीं कि भाषा कैसे हम सीखे, ये भी बहुत अच्छे इवोल्यूशन के अंदर टर्म आता है कि लैंग्वेज स्किल्स हम सीख गए। ठीक है, इवॉल्व होते, बंदर से हम इवॉल्व हुए हैं, बताओ बंदर को कौन सी बार भाषा आती है, तो वहां से इवॉल्व होता ना, ह्यूमंस का जन्म हुआ, तो ह्यूमंस को बोलते आता है, जानवरों को बोलते नहीं आता। बताइए आप, उस टाइम पे ऐसे कुछ हमारी टेक्निक थी, कुछ भगवान ने सी पावर दी, कुछ दिमाग दिया हमें कि हमें लैंग्वेज स्किल वहां पे डेवलप करी। ठीक है, दूसरा आता है हमारा सेल्फ कंसिस्टेंस, जो हमारा क्लास 11 चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट एक फीचर हमारा की, हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है या नॉन लिविंग पता लगाने के लिए सेल्फ कंसिस्टेंस में एक फीचर आता है, टर्म आता है। सेल्फ कंसिस्टेंस क्या होता है कि मतलब कोई चीज को देख के आप क्या करें, उससे बचाव कर सके। आपको पता है आगे खतरा है, तो सर डेंजर साइन क्या कर सके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खतरा है, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए। या फिर कोई आग लगे, कोई चोट लगी आपको, तो आपको अचानक से पता चल जाएगा। अगर आपके पास कोई आग लेके आता है तो आप अचानक से दूर भाग जाओगे। ठीक है, उसके पास से जलन महसूस होगी आपको, तो ऑटोमेटिकली भाग जाओगे। मतलब खुद ब खुद सेंस करने की चीजों को हम कहते हैं सेल्फ कंसिस्टेंस, कि खुद ब खुद हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। सबसे बड़ी फीचर तो यही है मैनों के अंदर, कि अभी बच्चे को, जब छोटा सा बच्चा रहता है उसको पता नहीं रहता कि आग क्या होता है, जब तक उसके हाथ न जले। ठीक है, कितने बार बोल दो बेटा तो नहीं खेलना, वो आग है बेटा, लग जाएगा तेरे को, पर जब तक उसको समझ नहीं आता कि वो आग नहीं बेटा, वो चटका न लगे, तब तक समझ नहीं आता उसको। तो उसके अंदर भी सेल्फ कंसिस्टेंस धीरे धीरे डेवलप होती है बच्चों के अंदर भी। वैसे ही हमारे इवोल्यूशन के अंदर ये 2 सक्सेसफुल हमारे स्किल्स थी। एक तो हमारा सेल्फ कंसिस्टेंस, कि हम खुद ब खुद यहाँ पे कोई डेंजर साइन होगा या फिर कोई चीज होगी इन्वायरमेंट हैबिटाट के अंदर, उससे हम बचाव कर सकते हैं। दूसरा लैंग्वेज स्किल, कि हम भाषाएं सीख जाते हैं। ठीक है, बचपन में हम सीख नहीं पाते, पर धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं ना, लैंग्वेज स्किल हमारे ब्रेन में डेवलप हो जाता है दूसरा उसको देख के। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन कंप्लीट। मैंने आपको हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से अपनी तरफ से 100% पढ़ाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आया होगा हमारा ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक के ऊपर, हमारे इस चैप्टर के और इस सेशन के, जो कि होगा हमारा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है ना, आई थिंक तो नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना अच्छे से आपको पढ़ाया है लेक्चर के अंदर, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है छोटा सा भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं लिखकर। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक, जो इस सेशन का और इस चैप्टर का होगा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन।
प्लेस ऑफ ओरिजिन इज, हमारा प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या था? द फॉसिल एविडेंस क्लियरली इंडिकेट दैट ओरिजिन ऑफ मैन ऑकरेंस इन सेंट्रल एशिया, चाइना, इंडिया एंड जावा। सेंट्रल एशिया में, चाइना में, जावा और इंडिया में हमारे इंडिकेटेड यहाँ पे फॉसिल्स मिले कि हम हमारे एंसेस्टर से ही आए हैं, ठीक है, पूर्वज हमारे एप एंसेस्टर ही है, ठीक है हमारे। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इवॉल्व इन इवोल्यूशन ऑफ मैन, कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल चेंज हमारी बॉडी में हुए, हमारे मैन के अंदर हुए इवोल्यूशन के चलते, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा नैरोइंग एंड एलिवेशन ऑफ नोज, कि नोज पैसे कैसी हमारी एकदम अजीब टाइप की दिखती थी हमारी नोज, मंकीज की नोज देखी होगी आपने, तो उसका एलिवेशन हुआ और नैरोइंग हमारे नोज के शेप हुआ। फॉर्मेशन ऑफ चिन, चिन का फॉर्मेशन हुआ। इंक्रीज इन ब्रेन साइज एंड इंटेलिजेंस, ब्रेन का साइज बढ़ा, हमारा ब्रेन का साइज था वो बढ़ते गया, इंटेलिजेंस पावर हमारी बढ़ती गई इवोल्यूशन के साथ साथ। फ्लैटनिंग ऑफ फेस, पहले आपने देखा होगा बंदर का चेहरा कुछ अलग टाइप से दिखता है, हमारा फ्लैट कहते हैं फ्लैट दिखता है हमारा फेस, तो फ्लैटनिंग इन फेस हुआ। रिडक्शन ऑफ बॉडी हेयर, रिड्यूशन ऑफ बॉडी हेयर मतलब क्या? बॉडी की हेयर क्या हुआ, धीरे 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 कम होते गए, क्यों? क्योंकि हम सिविलाइज होने लगे, कपड़े पहनने लगे। मैंने बताया था एटाविज्म के अंदर ही हमारे किसके, हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स के अंदर भी, कि वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं हमारे मैन के अंदर, तो वो कुछ पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए वहां पे पाए जाते हैं, पर अधिकतर पूरी बॉडी के ऊपर हेयर पाए जाते हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं, एटाविज्म के अंदर आते हैं, ठीक है। हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं, बड़ा अमेजिंग लेक्चर था। डेवलपमेंट ऑफ कर्व इन द वर्टिकल कॉलम फॉर इलेक्ट पोस्चर, पहले हम देखा होगा आपने मंकी जो है थोड़ा झुक के चलते, ठीक है, क्योंकि वो 4 पैर पे चलते थे वो, तो झुका हुआ उनका पोस्चर रहता था। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ हम 2 पैर पे चलने लगे तो हमारा इरेक्ट पोस्चर बनने लग गया। आपने देखा होगा हमारी वर्टिकल कॉलम ना सीधी नहीं होती, कुछ हल्का सा कर्व होता है उसके अंदर भी, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी इरेक्ट पोस्चर होती है हमारी, ठीक है, बॉडी की झुकी हुई नहीं होती, इरेक्ट होती है हमारी बिल्कुल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बाउल लाइक पेल्विक गर्डन विद ब्रॉड इलियम, हमारा जो इलियम का साइज होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर सबसे बड़ा पार्ट उसी का होता है, तो उसको रखने के लिए एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर बना धीरे धीरे हमारे किसके अंदर, पेल्विक गर्डल के अंदर। गोरिल्लास के अंदर बहुत बड़ा शेप रहता है हमारा पेल्विक गर्डल का, देखना कभी स्केलेटन देखेंगे तो, जबकि ह्यूमंस के अंदर थोड़ा छोटा होता है, बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर सबसे बड़ा हमारा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पाया जाता है। इंक्रीज इन हाइट, हाइट बढ़ने लगी धीरे धीरे हमारी, पहले हम छोटे छोटे दिखते थे, धीरे धीरे हमारी हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी इवोल्यूशन के साथ साथ। अटेनमेंट ऑफ इरेक्ट पोर्शन एंड बाईपेडल मूवमेंट, हम इरेक्ट पोर्शन में चलने लगे, सीधे होकर चलने लगे, और बाईपेडल लोकोमोशन हमारा होने लगा, मतलब कि 4 पैर से हम 2 पैर पर चलने लगे, ठीक है। पहले चारों सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे, दोनों हाथ और पैरों का इस्तेमाल करते थे, धीरे धीरे इवोल्यूशन होते गया, कुछ ना कुछ चेंजेस आया, उसे कारण हम बाईपेडल लोकोमोशन स्टार्ट कर दिया हमने, मतलब 2 पैरों पे हम चलने लगे, दोनों हाथ पे हम चलते नहीं है, ठीक है। एनलार्जमेंट एंड राउंडिंग ऑफ क्रेनियम, जो हमारा क्रेनियम बोन होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, वो पहले थोड़ा सा मोटा टाइप का होता था, पर वो धीरे धीरे क्या हुआ, इवोल्यूशन के साथ बिल्कुल एकदम ब्रेन की शेप में आ गया, राउंडिंग शेप में आ गया। अकेरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फीमेल प्राइमेट, फीमेल प्राइमेट के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, स्टार्ट होगा जैसे हमारा मैमल्स का जनरेशन चालू हो गया यहाँ से, ठीक है। ये कब चालू होता है, क्यों चालू होता है, ये हमने पढ़ चुका है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, उसके अंदर भी मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्लास 12th का, उसके अंदर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। इसके बाद हम चलते हैं हमारे इंसेस्टर के बारे में जानने के लिए अगले स्लाइड के ऊपर। अगर आपको यहाँ तक कुछ डाउट है किसी पॉइंट के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं हमारा इवोल्यूशन चार्ट हमारे एप से लेके ह्यूमन, हमारे होमो सैपियंस तक कैसे आता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे क्या थे, एप्स थे, बंदर थे, हमारे एप से पहले आते हैं, बंदर से पहले हमारे एप्स लाइक मैमल्स थे, उनसे हमारा क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, आगे जनरेशन पर जनरेशन गई, उससे हमारे क्या है, ड्रायोपिथेकस का जन्म हुआ। ड्रायोपिथेकस कहा मैंने, ठीक है, 1525 मिलियन ईयर एगो पहले की बात है, 15 से 25 मिलियन ईयर पहले की बात है, जब हमारे ड्रायोपिथेकस का जन्म हुआ, जो कि हूबहू बिल्कुल हमारे एप की तरह दिखते थे, मोर एप लाइक हमारा स्ट्रक्चर था इनका भी, पूरे शरीर पे इनके क्या थे, बाल ही बाल थे बिल्कुल बंदरों की तरह। उसके बाद हुआ कुछ सालों बाद 15 मिलियन ईयर एगो, 15 मिलियन ईयर एगो के बाद क्या हुआ, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस से रामापिथेकस का जन्म हुआ, ठीक है। आगे जनरेशन बाय जनरेशन जाती गई। ये जो सारे यहाँ पे नाम लिखे हैं ना, वो सारे साइंटिस्ट ने अपने खुद पे खुद बनाए हैं उनकी थ्योरी के ऊपर। ड्रायोपिथेकस के बाद आया रामापिथेकस, जो कि मोर मैन लाइक स्ट्रक्चर इनका दिखता था, बिल्कुल मैन लाइक स्ट्रक्चर इनका था, नॉट टॉलर देन 4 फीट, 4 फीट से ज्यादा उनकी हाइट नहीं थी। वॉक इन ईस्ट अफ्रीका, वो ईस्ट अफ्रीका तरफ क्या रहते थे, ठीक है। 15 मिलियन ईयर एगो की पहले की बात है, रामापिथेकस का जन्म हुआ था। उसके बाद कुछ हमारे इवोल्यूशन और हुआ, कुछ हमारे और चेंजेस आए हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, कुछ हमारे वेरिएशन का है। उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलियापिथेकस का जन्म हुआ। देख सकते हैं आप धीरे धीरे हमारे क्या हुआ, हमारे आगे बढ़ते जा रहा है हमारे जनरेशन पर जनरेशन मैन का, ठीक है। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का जन्म कब हुआ, 5 मिलियन ईयर एगो, मतलब आज से 5 मिलियन ईयर एगो पहले ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का जन्म हुआ। दे हंटेड विद स्टोन वेपन बट एसेंशियल एट फ्रूट, वो क्या करते थे, हमारा शिकार करते थे पत्थरों से, जो नोकीले पत्थर होते थे ना,
उसे शिकार करते थे हमारे फ्रूट्स का, जानवरों का नहीं। इस टाइम वो मांस नहीं खाते थे। क्वेश्चन आता है ये कि कौन सा स्पीशीज आता है हमारे ह्यूमन के पूरे लाइफ साइकिल में, हमारे इवोल्यूशन के, जो हमारे फ्रूट्स खाते थे। तो उसमें आंसर आपको लगाना है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। क्लियर। उसके बाद हमारे होमो हैबिलस का जन्म हुआ 2 मिलियन ईयर एगो। अब से 2 मिलियन ईयर एगो पहले आज के जनरेशन से होमो हैबिलस का जन्म हुआ। उसको हम कहते हैं होमिनिड। होमिनिड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बिल्कुल हुबहू ह्यूमन की तरह कुछ ना कुछ दिखता है स्ट्रक्चर में। फॉसिल डिस्कवर इन जावा इन 1891। इनके जो फॉसिल थे होमो हैबिलस के, वो हमारे डिस्कवर हुए जावा के अंदर 1891 के अंदर। जब ये चालू हुआ ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन हमारा मैन का, तभी मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे फॉसिल्स हमारे कहाँ मिलते हैं, सेंट्रल एशिया के अंदर, जावा के अंदर, चाइना और इंडिया। ये चारों जगह पे हमारे फॉसिल्स पाए गए हमारे किसके, इवोल्यूशन के, जो हमारे एंसेस्टर में उस टाइम पाए जाते थे। यहाँ पे चालू हो रही हमारी ब्रेन कैपेसिटीज। यहाँ तक क्रेनियन कैपेसिटी इतनी ढूंढी नहीं पाई कि बहुत पहले के टाइम के जनरेशन के टाइम की बात है। उसके बाद कुछ होमो हैबिलिस की क्या यहाँ पे क्रेनियन कैपेसिटी ढूंढी गई साइंटिस्ट के जरिए। तो इनकी क्रेनियन कैपेसिटी मतलब जो शक्तियां रहती है ना इंटेलिजेंस की, वो हमारे क्रेनियन पावर कितनी थी, 600 to 800 क्रेनियन कैपेसिटी। सीसी का मतलब क्रेनियल कैपेसिटी थी कितनी, 650 से लेके 800 तक। ये वैल्यू याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते एग्जाम के अंदर। उसके बाद होमो हैबिलिस से डेवलप होते होते होमो इरेक्टस का जन्म हुआ। इरेक्टस का मतलब क्या हुआ, हम इरेक्ट पोर्शन में चलने लगे होमो हैबिलिस। ठीक है, होमो हैबिलिस का इरेक्टस का जन्म हुआ। होमो इरेक्टस का कब, आज से लेके 1.5 मिलियन ईयर एगो पहले। आज से 1.5 मिलियन ईयर एगो पहले होमो इरेक्टस का जन्म हुआ, जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, इनसे ज्यादा थी, 900 क्रेनियल कैपेसिटी। ठीक है, होमो इरेक्टस क्या करते थे, हमारे मांस खाते थे, पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हैबिलिस क्या खाते थे, हमारे फ्रूट और पत्तियां खाते थे। ठीक है, क्लियर हुई आपको बात। होमो इरेक्टस के बाद क्या हुआ, हमारे आगे जाके इवॉल्व हुआ हमारे निदर्तन मैन के अंदर। निदर्तन मैन क्या होते हैं, हमारे यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड ब्यूरिड देयर डेड। जो मरते थे ना, उनके मतलब जो भी उनकी कंडीशंस थी वहां पे, जो भी पीपल्स मरते थे उनके एरिया के अंदर, उनको दफना देते थे। वो दफनाना वहां से प्रोसेस क्या हुआ, स्टार्ट हुई। कब से, हमारे निदर्तन मैन की तरफ से। और तो और ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे, जो भी मारते थे ना किसी एनिमल को, तो उनकी स्किन का क्या करते थे, वो स्किन को अपने ऊपर ले लेते थे। ठीक है, प्रोटेक्ट करते थे अपनी बॉडी को। और तो और क्या हो रहा है कि यहाँ से वो सिविलाइज होने लगे, मतलब कपड़े पहनना शुरुआत की कब से, हमारे निदर्तन मैन की। इनकी ब्रेन कैपेसिटी देख सकते हैं कितनी ज्यादा है, 1400 क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज्यादा इन्हीं की थी। सबसे ज्यादा ये चारों के अंदर सबसे ज्यादा कैपेसिटी इन्हीं की है, क्रेनियल कैपेसिटी। अब की बात है हमारी 1 मिलियन ईयर एगो, मतलब आज से 1 मिलियन ईयर एगो पहले की बात है, जब हमारे निदर्तन मैन आए थे इस धरती के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, हमारे होमो सैपियंस का जन्म हुआ 34,000 साल पहले, मतलब आज से 34,000 ईयर एगो, मतलब आज से 34,000 साल पहले हमारे होमो सैपियंस का जन्म हुआ, जिसकी हमारी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी, 800 to 300 क्रेनियल कैपेसिटी थी। देख सकते 1300 ज्यादा है या 1400 ज्यादा है। निदर्तन मैन हमारे ज्यादा सकल थे, वो थे इंटेलिजेंट थे। ठीक है, हम उससे कम ही अभी भी। होमो सैपियंस की हमारी क्रेनियल कैपेसिटी 1300 से 800 होती है। ये चारों चीजों को आप याद रखिएगा, जो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमेशा आता है नीट के अंदर, आएगा तो आपको इसी के अंदर से आएगा सर, और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमारे प्री हिस्टोरिक केव आर्ट के यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, प्री हिस्टोरिक केव का आर्ट 18,000 साल पहले, आज के टाइम से, आज से 18,000 साल पहले प्री हिस्टोरिक केव का डेवलपमेंट हुआ। और इसे कुछ अभी तक सबूत है ना, हमारे इंडिया प्रेजेंट होते हैं कुछ कुछ स्टेट में। एग्जाम्पल हो गया हमारा रीजन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि आता है हमारा स्टेट मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, भीमबेटका रॉक शेल्टर हमारे रीजन के अंदर, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट अभी भी वहां पर प्रेजेंट है, हमारे आदिमानव के टाइम का। उसके बाद आया हमारा एग्रीकल्चर अराउंड, हमारा एग्रीकल्चर कब डेवलप हुआ, आज से 10,000 साल पहले। तो ये सारी हमारी क्या है, हमारे इवोल्यूशन ऑफ मैन की पूरी स्ट्रक्चर है, पूरा फ्लो चार्ट है। इसको आप याद कैसे करेंगे, सिंपल भाषा में, ट्रिक टू लर्न में आ जाएगा हमारा डराहेन, DRAHEN, डराहेन से आप याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे, हम डी से याद करेंगे हमारा ड्राइपिथेकस, आर से याद करेंगे रामापिथेकस, ए से याद करेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एच से याद करेंगे होमो हैबिलस, ई से याद करेंगे होमो इरेक्टस, एन से याद करेंगे निदर्तन मैन। ठीक है, एक बार बोल के देखते हैं, ड्राइपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निदर्तन मैन, होमो सैपियंस। क्लियर। तो देख सकते हैं, ये पूरा फ्लो चार्ट मैंने आपको बता दिया अच्छे से। और जैसे से हमारा एग्रीकल्चर अराउंड बढ़ा 10,000 साल के बाद, उसके बाद हम सब आपके सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ बन चुके हैं, AI डेवलप होते जा रहा है धीरे धीरे। हम यहाँ पे चंद्रयान, मंगलयान तक पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए हैं, मार्स पे जाने वाले हैं। ठीक है, और तो और हमने सोलर सिस्टम का क्या पूरा पूरा देखते हैं, हुलिया कैसा हो सोलर सिस्टम का जाके देख चुका है। टेलीस्कोप के जरिए हम पूरा दूसरे प्लेनेट तक जाके देख सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से तारों को देख सकते हैं घर बैठे बैठे। तो इतना हमारे क्या हुआ, इवॉल्व हो गया हमारा मैमल्स, मतलब इतना इंटेलिजेंस पावर हमारा बढ़ गया है। सोचो कितनी क्रेनियल कैपेसिटी हमारी अब के जनरेशन की होगी, सोच सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा इवोल्यूशन चैप्टर कंप्लीटेड।
इसके बाद चलते हैं कुछ हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब बताइएगा क्वेश्चन मुझे आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर। टुडेज सेशन फर्स्ट क्वेश्चन इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलीन इन पॉपुलेशन रिजल्ट इन इवोल्यूशन ऑफ प्रपोज बाय। किसने प्रपोज की थी थ्योरी? थियोरी, सेकंड इज डार्विन थ्योरी, थर्ड इज हार्डी-वेबर प्रिंसिपल, फोर्थ इज लेमार्किज्म थ्योरी। सेकंड क्वेश्चन, इन हार्डी-वेबर प्रिंसिपल हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल आर रिप्रेजेंटेड बाय। जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल थे हमारे हार्डी-वेबर प्रिंसिपल के अंदर, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, बताना है आपको। फर्स्ट इज पी क्यू, सेकंड इज क्यू पी, थर्ड इज पी स्क्वायर एंड फोर्थ इज 2pq। अगर आपने ध्यान सुना होगा मेरी हर एक बात को इस लेक्चर के अंदर, तो आप इस सारे क्वेश्चंस का आंसर आराम से दे सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज डायनासोर सडनली डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ अबाउट। कब हमारे डायनासोर जो है वो डिसअपियर हो गए हमारे अर्थ से अचानक से? 35 मिलियन ईयर एगो, सेकंड इज 65 मिलियन ईयर एगो, थर्ड इज 70 मिलियन ईयर एगो एंड फोर्थ इज 100 मिलियन ईयर एगो। फोर्थ क्वेश्चन इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट इज व्हाट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना मतलब आपको शुरुआत से लेके अभी तक के जो ह्यूमन की पूरी हमारी चेन है ना, पूरी फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड के ऊपर, उस फ्लो चार्ट के अंदर आपको बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारे ह्यूमन का इवोल्यूशन के टाइम पे कैसे कैसे किसके बाद क्या था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज रामापिथेकस, होमो हैबिलस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस। सेकंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, रामापिथेकस, होमो इरेक्टस। थर्ड ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस। फोर्थ रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस। अगर आपको ट्रिक याद है हमारी वो वाली डराहेन की, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, which of the following had the smallest brain capacity? होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, होमो सैपियंस, होमो निदर्तन। मतलब कि ह्यूमन इवोल्यूशन के टाइम पे ह्यूमन की सबसे ब्रेन कैपेसिटी सबसे छोटी वाली ये चारों में से किसके अंदर पाई जाती है आपको बताना है। इन सब क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे अभी देखे जाएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे क्योंकि इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा। ऐसा नहीं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पहले चेक कर ले उसके बाद आंसर देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, वो अपने आप को धोखा देंगे आप, ठीक है। तो पहले वीडियो को पॉज करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स विदाउट चेकिंग आप पहले आंसर देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, फिर चेक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि आप पे कितने क्वेश्चन आपने सही किए ईमानदारी से, ठीक है। तो आज हमारा इवोल्यूशन चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मतलब कि हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए हमारे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन और रिप्रोडक्शन यूनिट हमारे क्लास 12 का। ऐसे धीरे धीरे हम चलते चलते हमारे पूरे यूनिट को कंप्लीट करेंगे हमारे क्लास 12 के जितने ही 5 यूनिट है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर से हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। आज के लेक्चर में अगर इवोल्यूशन के आपको कोई भी डाउट है किसी भी सेक्शन के अंदर तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, पर आई थिंक तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको अपना 100% देख के हर एक चीज एकदम पढ़ाने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी।